नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। हम पिछली कक्षा ले चुके हैं। कक्षा है 10वीं NCERT बुक्स साइंस की। चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और चीजें सीखेंगे। रासायनिक समीकरणों के बारे में हमने सीखा था, कुछ परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज फिर से मैं आपके समक्ष गिरधारी सिंह पुनः इस क्लास को लेकर आया हूं और आज हम इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपकी साइंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब तक हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरणों के बारे में सीखा था, किस प्रकार रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनमें जो भौतिक अवस्थाएं उनको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने एक अभिक्रिया लिखी थी कि Fe की रिएक्शन अगर जल की उपस्थिति में कराएं तो हमें फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनिए। अब इसमें आगे जो है कि जो ये चीज है, इनकी जो अवस्थाएं उनको कैसे करते हैं, तो हमने इसको संतुलित किया था, बाद में हमने इसको संतुलित किया था। ठीक है, तो देखिए अवस्थाएं होती हैं, जैसे पदार्थ होता है यानी कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं। अब रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, इसकी अवस्थाओं को कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी पदार्थ या अभिकारक में कोई भी तत्व गैसीय अवस्था में है तो इसको G से व्यक्त करते हैं, यानी उसके पीछे G लगाते हैं। और कोई तत्व ठोस है यानी कि सॉलिड है तो उसको S लगाते हैं उसके पीछे। अगर कोई तत्व द्रव है तो उसके पीछे L लगाते हैं। देखिए, द्रव्य और द्रव दोनों ही अलग चीज है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पर द्रव एक अवस्था है पदार्थ की। ठीक है, अब देखिए एक अवस्था होती है जलीय अवस्था। तो जलीय अवस्था को हम व्यक्त करते हैं AQ से, यानी कि एक्वा। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ जल के साथ मिला हुआ है तो उसको हम एक्वा से व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मैं कुछ चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे Fe, अभी ये देखो समीकरण संतुलित नहीं है, मैं इसको संतुलित करके बताता हूं। देखिए Fe के 3 अणु थे तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अभी हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 4 अणु तो हमने इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो ये समीकरण है हमारी पूर्णतः संतुलित है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो समीकरण है उसमें अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो आपके तत्व हैं उनके द्रव्यमान समान होने चाहिए। यानी कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। जितने अनुपात में अणु यहाँ पे हैं उतने ही अनुपात में अणु उत्पाद के अंदर होने चाहिए। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ ना तो बाहर से कहीं से आता है और ना ही कोई पदार्थ अंदर से उत्पन्न होता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में टूटकर एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जैसे कि Fe, अब Fe का अर्थ है लोहा। तो लोहा जो है एक सॉलिड चीज है, तो इसको हम S से लिखेंगे। यहाँ जो लोहा है वो एक ठोस है। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो जंग लगना आपने देखा होगा। तो जंग लगने की जो लगने की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार से लोहे के अंदर जंग लगती है। तो जो Fe है ये लोहा है जिसको आयरन बोलते हैं। फेरस लोहा या आयरन, इसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए H2O, देखिए यहां पे H2O यानी कि जल है, पर ये जो जल है वो द्रव अवस्था में नहीं है,
ये जो जल है वो गैसीय अवस्था में है। अब आप ये बोलेंगे सर गैसीय अवस्था में क्यों है? देखिए जल की अवस्थाएं कई होती हैं। जल बर्फ में है तो वो ठोस अवस्था में है, अगर जल तरल के रूप में तो वो द्रव अवस्था में है, लेकिन जल अगर भाप के रूप में है तो वो गैसीय अवस्था में। तो जब भी जंग लगती है तो वो वायु और जल की नमी के कारण जंग लगती है, यानी कि अगर वायुमंडल में नमी है तो जंग लगेगी। तो जो जल के अणु हैं वो वायु के साथ मिल जाते हैं, तो उस अवस्था में ये भाप गैसीय अवस्था गैस कहलाएगी। तो जल है वो गैसीय अवस्था में कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए Fe3O4 ये जंग लगना हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु, ठीक है H2। अब देखिए ये हो गया सॉलिड, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या होगी गैस। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं इनको व्यक्त करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसको एस से लिखेंगे, अगर कोई गैसीय अवस्था में तो जी से लिखेंगे, अगर जलीय रूप में है तो उसको एक्वा से लिखेंगे, यानी कि उसके साथ जल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है वो इस प्रकार है। आप देखिए, अब सुनिए ध्यान से, इसके बारे में और हम जानकारी पूर्वक पढ़ेंगे। ये हो गई हमारी जंग लगने की अभिक्रिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से हम जंग लगती है तो क्या होता है। अब देखिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, और अगर हम 340 एटमॉस में प्रेशर यानी कि इतने दाब पर कराएं अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? इधर मिलता है हमें CH3OH। देखिए सबसे पहला कार्य हमारा ये होता है कि हमें अभिकारक और उत्पाद, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद के जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उनको संतुलित करना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप मुझे ध्यान से देखिए कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के अणु देखिए, कार्बन के कितने अणु? इधर एक, इधर भी एक हो गया। ठीक है जी, कार्बन का इधर एक हो गया, इधर कार्बन का भी एक अणु है। ऑक्सीजन का इधर एक अणु है, इधर भी ऑक्सीजन एक ही है, कोई नहीं। इधर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, इधर हाइड्रोजन के 3 अणु। तो हमको देखिए इधर संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहां किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 3 का, तो ये हो गए 6, और ये कितने? 4 3 1 4 अणु है, इधर हमें 4 बनाए तो इधर हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 का, यानी कि देखिए हमें इधर हाइड्रोजन के 4 अणु थे, ठीक है, इधर 2 अणु है तो इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये अभिक्रिया है बिल्कुल संतुलित रूप में। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसी अवस्था में? तो ये कैसी अवस्था में? हमारे पास गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है? और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर हम इसको कराएं तो हाइड्रोजन भी एक गैस है। ठीक है, जो ये प्राप्त होगा CH3OH, ये कैसी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हमने दर्शाई है। अब देखिए जब भी आप किसी भी अभिक्रिया में ताप दाब जो भी लगाएंगे तो वो उस तीर के ऊपर लिखेंगे, इतना दाब इसमें यूज किया जा रहा है, ये गैसीय अवस्था में है। इसके बाद जो मिल रहा है जो पदार्थ वो कैसी अवस्था में? द्रव में है या गैस है या ठोस है या जलीय रूप, जलीय विलयन के रूप में। तो जलीय विलयन के रूप में होगा तो जलीय विलयन के रूप में लिखेंगे, गैसीय अवस्था में होगा तो गैसीय अवस्था में लिखेंगे, ठोस अवस्था में होगा ठोस अवस्था में लिखेंगे। अब उसको पूर्णतः लिखने के बजाय हम उसके चिन्हों से व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर गैस है तो उसको जी लिख देंगे पीछे उसके कि ये गैस है, उससे पता चल जाएगा कि ये जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में। अगर ठोस है तो उसको सॉलिड के रूप में लिख देंगे, एस लिख देंगे। अगर वो द्रव है तो लिक्विड लिख देंगे। अगर वो जलीय विलयन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में जैसे आप समझिए अगर आप पानी के अंदर नींबू मिला दें तो जो नींबू शिकंजी बनेगी वो जलीय विलयन है। या नमक में आप नमक में पानी घोल दें उससे भी जो प्राप्त होगा वो एक जलीय विलयन है। ठीक है, नमक का जो घोल है। ठीक है, अब देखिए और इसके बाद एक और अभिक्रिया हम देखते हैं इसी में, मैं इधर लिख देता हूं उसको। जैसा आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखिए अब
जंग लगने की अभिक्रिया पढ़ ली हमने, मेथनॉल बनाने की अभिक्रिया पढ़ ली। अब जो हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर जल के साथ वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस और जल के अणु उत्पादित करते हैं। तो किस प्रकार? देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो H2O यानी कि जल मिल करके C6H12O6 प्लस O2 गैस प्लस H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अभिक्रिया हमको संतुलित करनी है और ये अभिक्रिया है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पत्तियों पर पाया जाने वाला क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा जल खींचते हैं जमीन से, प्रकाश उपस्थित होता है और क्लोरोफिल जो पदार्थ है वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो पत्तियां हैं वो पेड़ पौधों में भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो भोजन की इस निर्माण की प्रक्रिया में हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस और जल के कुछ अणु प्राप्त। तो सबसे पहले हम इनकी अवस्थाओं को लिखेंगे कि ये किस किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वायुमंडल में जलीय विलयन ग्रुप में यानी कि उसके अंदर नमी होती है, यानी कि इसको हम लिखेंगे AQ, यानी कि क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रॉपर CO2 के रूप में नहीं होती, उसमें कुछ अणु वायुमंडल की नमी के कारण जल के मिल जाते हैं। H2O हमारा जड़ों से पानी खींचती हैं पेड़, तो वो द्रव अवस्था में होता है, तो इसको L से लिखेंगे। C6H12O6 क्योंकि जल मिलकर बना रहा है इसको और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना रही है, तो ये भी एक जलीय विलयन बनेगा, तो इसको भी क्या लिखेंगे? एक्वा। अब ऑक्सीजन गैस पत्तियां या पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं तो वो उसमें भी ये वायुमंडल में जो गैस है वो जल से अभिक्रिया कर लेती है, ये भी एक्वा होगी, ठीक है। और जो H2O है वो लिक्विड अवस्था में होगा, ठीक है। तो ये AQ प्लस लिक्विड अवस्था में ये जल है। अब ध्यान से सुनिए, ये अभिक्रिया की हमने अवस्थाओं को, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया है। अब चूंकि कोई भी अभिक्रिया तब तक नहीं संभावित रूप से पूर्णतः मानी जाएगी जब तक कि उसमें हम उस अभिक्रिया के अंदर उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनको संतुलित ना कर लें। तो अब देखिए, इनको हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इस अभिक्रिया में जो जो पदार्थ दे रखे हैं उनकी संख्या लिख लेता हूं। तो इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन के अणु कितने? तो कार्बन का एक अणु, कार्बन का भी कितना है? एक अणु। इधर भी कार्बन के कितने अणु? 6 अणु। इधर भी मैं लिख लेता हूं। तो इधर देखिए, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? तो हाइड्रोजन के इधर 2 अणु और ऑक्सीजन के देखिए 2 ये रहे, 1 रहा, तो 3 अणु हो गए। इधर हाइड्रोजन के 12 और 2 14 अणु, ऑक्सीजन के 6, 2 8 और 1 9। अब इनको संतुलित करना है। देखिए, सबसे पहले कार्बन को संतुलित करते हैं, ठीक। तो कार्बन को संतुलित करो। देखो, इसमें 1 है, इसमें 6, तो इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देता हूं। जब ये 6 के साथ करूंगा इसका, तो ये 6 हो गया, इधर 6 हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं,
इधर हाइड्रोजन के 14 होंगे, तो इसका मल्टीप्लाई में 7 के साथ कर दूंगा तो ये 14 हो गए, 7 के साथ कर दिया तो ये 14 हो गए, वो हमारे संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब उधर देखिए आप अभिक्रिया में सबसे पहले लास्ट वाले को संतुलित कैसे करना है। अब यहाँ पे जो स्थिति है 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गई, और 12 और 7 ये 19 हो गई, यानी कि अभी फिलहाल जो है वो 19 बनाने हम, कितने बनाने, 19। इधर देखिए आप 6 ये रहे, 2 ये रहे, और 8 और 1 9, 19 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि करनी है, तो मैं इसकी 6 के साथ गुना कर देता हूँ, तो ये हो गए 6 2 12 और 6 18 और 1 19, यानी कि ये 19 हो गए, ये भी 19 हो गए। तो ऑक्सीजन का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ। तो उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन की संख्या समान करने के लिए हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित हुई है या नहीं हुई। तो मैं आपको पुनः इसको बताता हूँ। देखिए कार्बन के कितने अणु, 6 अणु, पूरी अभिकारक के अंदर ये जो भाग होता है ये अभिकारक होता है, मैंने इस पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और जो ये तीर का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। इसमें जो अंतिम रूप में जो भी हमको प्राप्त होता है वो उत्पाद है। अब देखिए कार्बन के कितने, 6, इधर भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 14, तो मैं हाइड्रोजन गिनवाता हूं। देखो 7 × 2, हाइड्रोजन के 2 है ना, तो 2 × 7 कर देंगे तो 14 हो गए। इधर देखिए हाइड्रोजन के 12 और 2, यानी कि ये भी 14 हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए 6 × 2 करेंगे तो 12 ये रहे, और 7 गुना करेंगे इसके ऑक्सीजन के 7 ये, तो 12 और 7 19 हो गए। इधर देखिए 6 और 6 दूनी 12 और 6 18 और 1 ये रहा, तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक तत्व जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है उसकी सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और देखिए उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ऑक्सीजन गैस हमें श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन संभव नहीं है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पौधे भोजन के रूप में काम लेते हैं। तो आप ये ध्यान रख लेना, मनुष्य श्वसन के समय, श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, और पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। और इससे CO2 गैस का उपयोग किस लिए करते हैं, तो इस CO2 गैस का उपयोग वो भोजन बनाने में करते हैं। तो आज हमने जंग लगने की जो अभिक्रिया थी उसके बारे में पढ़ा, और जो अभिक्रिया थी उसमें जो पदार्थ होते हैं या जो भी अभिकारक में तत्व भाग लेते हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, अगर गैस है तो क्या लिखेंगे, अगर कोई ठोस अवस्था में तो क्या लिखेंगे, अगर कोई द्रव्य अवस्था में हो तो क्या लिखेंगे, अगर कोई जलीय विलयन के रूप में तो क्या लिखेंगे, उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इस अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को पुनः संतुलित करना सीखा। मैं इससे पहले भी पिछली वीडियो में भी हम जंग लगने की जो अभिक्रिया थी उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो इस अभिक्रिया में भी मैंने पुनः आपको इस प्रोसेस को, जो रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने की जो समीकरण की अभिक्रिया होती है उसके बारे में फिर मैंने आपको पुनः बताया। तो आप सभी इस कड़ी में जुड़े रहिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आप साथ मिलकर एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की बुक को सफलतापूर्वक इसके पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। और मैं बच्चों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले समय में एक बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो क्लास हैं उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद।